वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो सैलरी का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और अब है सैलरी का पार्ट 3। पार्ट 3 में हम बात करने वाले दोस्तों आज परक्यूजिट्स की। परक्यूजिट्स की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है नॉन कैश बेनिफिट्स। पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सामान मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, माली मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी, मुफ्त में हर चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन क्योंकि आपको मिल रही है तो उसकी जो भी वैल्यू आपको मिल रही है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, जो आपको वैल्यू मिल रही है वो आपकी वैल्यू टैक्सेबल होगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे पर्क्स दे रखे हैं और उनके सिर्फ एक लॉजिक समझ लेना कि अगर आपको मतलब एज एन एम्प्लॉय सोचोगे अगर आप, तो अगर आपको कोई भी फैसिलिटी मिल रही है जिसके पैसे आप नहीं दे रहे तो जितनी वैल्यू उस फैसिलिटी की बनती है वो आपकी टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाती है। ठीक है। क्योंकि चैनल का मेन पर्पस बेसिक क्लियर करना है, तो आज के जो परक्यूजिट का लेसन है उसमें मैं कवर करूंगा आपके साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसके अलावा मोटर कार। ये दो ऐसे होते हैं जिसको अगर आप समझ गए ढंग से तो बाकी परक्यूजिट तो आसानी से हो जाते हैं। सिर्फ यहीं पे आके हमारा स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बाकी सारे परक्यूजिट की वैल्यू जितनी भी होती है वो माइनस अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कोई पैसा ले लिया तो वो डिडक्ट हो जाता है, वरना पूरा का पूरा टैक्सेबल अमाउंट। तो अलाउंसेस में क्या फ़र्क होता है? अलाउंसेस में वैल्यू दे रखी होती है अमाउंट, उसमें से डिडक्ट करते हैं। परक्यूजिट में वैल्यू गिवन नहीं है तो वैल्यू हम निकालते हैं, जो वैल्यू निकलती है उसी को हम टैक्सेबल बना देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, आई रिपीट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। अगर आप उसमें कमेंट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आपको कोई फीडबैक देखना है कि हाउ टू इम्प्रूव, वो भी लिख सकते हो। ठीक है। लाइक करोगे बहुत अच्छी बात, डिसलाइक करो तो बता के जाना, क्योंकि अभी सैलरी ख़त्म हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं और वी हैव टू जस्ट कोप अप। अभी एग्ज़ाम की तैयारी करो और अच्छे से जम के करो। परक्यूजिट्स की बात करते हैं और पहला परक्यूजिट्स, इसका नाम लेते हैं परक्यूजिट्स। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए, अच्छा पेज नंबर 56 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें परक्यूजिट के बारे में लिखी हुई हैं। मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर 56 पे 5 कैटेगरी दे रखी हैं परक्यूजिट्स की। ये प्लीज़ आप पढ़ लेना, बहुत आसान है। होता क्या है कि हमारे कुछ एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, कुछ नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय दो चीज़ें याद रखो, बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है। एक, या तो वो डायरेक्टर एम्प्लॉय हो या उनके पास 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो, तो वो हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। और दूसरे होते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज। तो जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे हमारे पर्क्स होते हैं जो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होते हैं, नॉर्मल के लिए नहीं होते। कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो दोनों के लिए टैक्सेबल होते हैं। कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो दोनों के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। कुछ ऐसे जो इसके लिए टैक्सेबल, इसके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। ऐसे 5 कैटेगरी हमें नाम बता रखे हैं। सिर्फ मेन मुद्दे पे फिर से आता हूँ, जिसका नाम है रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको याद होगा मेरे पिछले वाले टॉपिक वीडियो में मैंने आपको समझाया था हाउस रेंट अलाउंस। वहां पे आपको घर के लिए पैसे मिलते थे किराए के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा घर। अब वो घर के अंदर आपको क्या समझने की जरूरत पड़ती है? घर में ये समझना है, फिर से देखो कैटेगरी बड़ी सिंपल, सरकारी दमाद या नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू इज लाइसेंस फीस। हर लोकेलिटी में हर तरह के घर के लिए लाइसेंस फीस होती है जो म्यूनसिपैलिटी डिसाइड करती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको सिर्फ लाइसेंस फीस का जो अमाउंट होता है, बहुत नॉमिनल होता है, उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन जो फंसेगा वो कौन? नॉन गवर्नमेंट। उसकी हम कैटेगरी पूरा समझते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए एक चार्ट बनाया है, वो मैं चार्ट यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ और उसको आप अच्छे से समझना। ठीक है। कोई डाउट हो प्लीज़ उसको कमेंट में डालना और मुझसे पूछते रहना।
हम जब घर देते हैं तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में देते हैं या सिटी में देते हैं, उसकी पॉपुलेशन चेक की जाती है कि उस पॉपुलेशन उस जगह की कितनी होती है। दूसरा, वो घर मालिक का है या किसका है, मतलब एम्प्लॉयर हाउस या उसने रेंट पे ले रखी है। मतलब घर जो है वो मालिक का है या किराए पे लेके दिया हुआ है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को लेके दे दिया। तो अब इसमें क्या होता है, सारा जो आपका गेम है ना वो पॉपुलेशन का है। सिर्फ पॉपुलेशन याद रखना है, कैसे देखनी है, 10 लाख तक, 10 से 25 लाख तक और 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन। तो देखो मैं शुरू से नीचे करता हूं। अगर लेस देन 10 लाख की पॉपुलेशन है तो, 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन है तो, और 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो, मतलब उसके ऊपर हम कितना वैल्यू मानेंगे आपके रेंट की। नंबर 1, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर कम है, 10 से 25 लाख है तो 10%, और अगर उससे भी कम है तो 7.5%। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगर 10 लाख से कम है 7.5%, 10 से 25 लाख है तो 10%, 25 लाख से ऊपर गए तो 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मीनिंग अभी समझाता हूँ। सबसे लंबा सैलरी का मीनिंग यहाँ पे आता है। अगर हमने घर किराए पे लिया है तो, मतलब एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लिया और एम्प्लॉय को दे दिया कि ठीक है भाई आप मेरे इस घर में रह लो, किराया मैं दूंगा, तो इस केस में कोई टेंशन नहीं है सर। लोअर ऑफ, ये याद रखना हमेशा, जो कम होगा एक्चुअल रेंट, मतलब जो रेंट आप दे रहे हैं वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लो। इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें डेंसिटी का मतलब नहीं कि 25 लाख की पॉपुलेशन है या 10 लाख की है या उससे 20 की है, जो कुछ भी एज इट इज। 15% की सैलरी एक्चुअल रेंट जो भी लो होगा वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। दैट विल बी वैल्यू। ये सब चीजें याद रखना है, ये सब वैल्यू बनानी है। ये वैल्यू है, एग्जेम्पशन नहीं है। यहाँ पे परक्विजिट में आप वैल्यू निकालते हैं, एग्जेम्पशन नहीं निकालते। अलाउंसेस में या रिटायरमेंट बेनिफिट में हम एग्जेम्पशन निकालते थे, लेकिन यहाँ वैल्यू निकालते हैं। और सैलरी का जो मीनिंग होता है, जो सैलरी है, हमने कहा जो सैलरी का मीनिंग क्या है सर, तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक, वो तो हमारा दोस्त है, डीए जितना भी फॉर्मिंग पार्ट होगा, प्लस कमीशन, प्लस एनी फीस, प्लस, अब देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अलाउंसेस। तो जितने भी अलाउंसेस टैक्सेबल वाले हैं, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन की थी ना जितनी पीछे, और अलाउंसेस निकाले वैल्यू नेट, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। प्लस एनी मॉनेटरी पेमेंट्स, अगर मालिक ने आपके लिए कोई भी मॉनेटरी पेमेंट करी है तो वो सब इसमें ऐड हो जाती है। याद रखना परक्विजिट के केस में बहुत लंबा चौड़ा नहीं दे रखा होगा हिसाब किताब, आपको सिर्फ इतना बोल रखा होगा मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एंड ही हैज बीन गिवन अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन सम सिटी। अब अगर दिल्ली ऐसी सिटी होगी तो डेफिनेटली 25 लाख से ऊपर ही होगा ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। बहुत कम होगा जो 25 लाख से कम की पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ लिखा मिलेगा आपको। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ईजिली कैलकुलेट और उस वैल्यू को उसके आगे लिख देना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं खेल करना आपने, कोई टेंशन नहीं देनी उस क्वेश्चन को, आपने कुछ माइनस नहीं करना, सिर्फ वो वैल्यू लेनी है और उस क्वेश्चन में लिख देनी है। ठीक है, दिस इज अबाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब कई लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ घर नहीं मिला, हमें तो फर्नीचर भी मिला है। तो देखो यहां से हटाता हूं इसको। हमने कहा कि हमें घर नहीं मिला, हमें तो फर्नीचर भी साथ में मिला है। तो घर की वैल्यू तो आपने निकालनी सीख ली, अब निकालने की वैल्यू क्या रह गई है, सिर्फ फर्नीचर की वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू को याद रखना, जितना फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, उतनी वैल्यू उसकी ऐड हो जाती है हमारे घर के अंदर। तो हम लिखते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू
ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जो आपने निकाली है पहले, प्लस 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जो फर्नीचर है उसकी 10% की वैल्यू आप उस रेंट फ्री अकोमोडेशन में ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी पूरे घर की। तो घर की वैल्यू आपने निकाली 10%, 7.5% या 15%, या और प्लस 10% फर्नीचर की कॉस्ट ऐड कर दो, ये हो जाएगी टोटल हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन फर्निश्ड हाउस की वैल्यू। ठीक है दोस्तों। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके फर्नीचर दिया है तो जो भी उसका किराया जाता है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10% ना लेकर के हायर वैल्यू, मतलब जो रेंट उस फर्नीचर का देता है वो इसमें ऐड कर देना। इसमें एक समझाने वाला कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसी को एज इट इज आपको लेना है। अब कभी कभी हमारा जो एम्प्लॉयर है वो एकोमोडेशन इन होटल देता है, इन होटल एकोमोडेशन। तो भैया यहाँ तो आपको घर भी मिल रहा है, फर्नीचर भी मिल रहा है और सर्विस भी मिल रही है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर दो चीज देखनी है, या तो एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर दे रहा है और 24% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो कम होगा वो बन जाएगी उस होटल अकोमोडेशन की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, इन होटल। खुद का घर या किराए पे लेके दिया है, फर्नीचर या किराए पे लेके फर्नीचर दिया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो कभी कभी थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, एटलीस्ट इसको पूरा लिख के आ जाओगे तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ रिवाइज कर लो एक बार जितना भी समझाया है। और उसके बाद शुरू करता हूँ मैं मोटर कार। मोटर कार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे परक्विजिट का। बाकी जितने भी है ना आपके परक्विजिट, कार्ड, फर्नीचर, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सब के बारे में छोटे छोटे पॉइंट इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, इसको प्लीज़ पढ़ लेना, एग्जाम से पहले पहले पढ़ लेना, अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आई मोटर कार। दोस्तों बात करते हैं मोटर कार की। मोटर कार के अंदर क्या होता है मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप इसको मैं लिख दूंगा पूरे चार्ट को, और बुक से करोगे तो समझ नहीं आएगा जल्दी से। हमारे पास मोटर कार के अंदर जो हमारे पास तो गाड़ी या तो एम्प्लॉयर की होगी या एम्प्लॉय की। प्लीज़ अपने लीड लगा रखिए तो लीड के हिसाब से सुन रहे हो तो ढंग से सुनना, इधर उधर माइंड डाइवर्ट मत करना फिलहाल 5 मिनट के लिए। या तो गाड़ी एम्प्लॉयर की होगी या गाड़ी एम्प्लॉय की होगी, पहली बात। या तो गाड़ी ऑफिस के लिए चलेगी या गाड़ी पर्सनल चलेगी या गाड़ी दोनों पर्पस के लिए चलेगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गाड़ी एम्प्लॉयर की भी हो सकती है, एम्प्लॉय की हो सकती है, गाड़ी प्राइवेट के लिए भी चल सकती है, ऑफिस के लिए भी चल सकती है, और गाड़ी दोनों पर्पस के लिए भी चल सकती है। तो इन दोनों केसेस, तीनों केसेस के अंदर वैल्यूएशन अलग अलग हो जाती है। अब इसकी वैल्यूएशन के लिए शुरू करते हैं। पहला केस लेता हूं मैं गाड़ी एम्प्लॉय की और पेट्रोल भी एम्प्लॉय का। ठीक है, और दूसरे केस में पेट्रोल एम्प्लॉयर का। तो अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, जैसे आजकल हर कोई अपनी गाड़ी लेके जाता है ऑफिस में, और गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए चली है और उसके लिए पेट्रोल दिया है एम्प्लॉय ने खुद या एम्प्लॉयर ने, तो भाई दोनों के दोनों परक्विजिट तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि परक्विजिट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, परक्विजिट पर्सनल यूज के लिए होते हैं, ऑफिस यूज के लिए नहीं होते। तो ये दोनों पे क्रॉस लगा देना, अगर ऑफिस यूज के लिए है तो गाड़ी, अगर प्राइवेट यूज के लिए हुई है तो गाड़ी। इन दैट केस प्राइवेट तो एम्प्लॉय का खुद का है ना, तो खुद की जेब से पेट्रोल देगा, उसकी टेंशन है नहीं। लेकिन जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया प्राइवेट यूज के लिए, तो जितना भी उसने अमाउंट दिया, एक्चुअल अमाउंट माइनस
अगर उसमें से एम्प्लॉय ने से भी कुछ रिकवरी कर ली, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो माइनस करके जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, और खर्चा दिया एम्प्लॉयर ने, मालिक का पेट्रोल है, ठीक है, भूलना नहीं, मालिक का पेट्रोल। गाड़ी नौकर की, पेट्रोल मालिक का, चलाई तूने घर के लिए, तो जितना मालिक ने पैसा दिया माइनस कितना तो उससे वापस ले लिया, जो बचा वो आपका वैल्यू, बस वही वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब मिक्स यूज़ किया सर, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया, बोथ ऑफिस के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी। गाड़ी किसकी है? तो भैया वो तो घर के लिए भी करेगा, ऑफिस के लिए भी करेगा, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? खुद देगा। अगर खुद देगा तो नो टेंशन सर, खुद के लिए कोई टेंशन नहीं है, खुद का पैसा दिया कहीं भी घुमा, उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे शुरू होती है कहानी। यहाँ पे जितना भी उसने पैसा दिया एक्चुअल, जो मालिक ने खर्चा किया, माइनस, अब क्लॉज याद रखना, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, अगर बड़ी गाड़ी है, अगर छोटी गाड़ी करते हैं, अगर छोटी गाड़ी है तो 1800 पर मंथ माइनस कर देना उस अमाउंट में से। छोटी गाड़ी की डेफिनेशन क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 1.6 लीटर का इंजन, 1600 सीसी का गाड़ी का, ठीक है, छोटी गाड़ी। लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है आपके पास तो 2400 पर मंथ, दोनों मत कर देना गलती से, ठीक है, मोर देन 1.6 लीटर इंजन। तो एक्चुअल अमाउंट में से अगर छोटी गाड़ी है तो 1800 पर मंथ माइनस कर देना, बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ माइनस कर देना। प्लस और कुछ माइनस कर सकते हैं, हाँ जी, अगर आपको ड्राइवर के पैसे भी मिलते हैं तो 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के भी माइनस कर सकते हो अगर आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको कहानी किस लिए समझानी जरूरी है? ये वाली पार्ट का एक सबसे बड़ा खासियत पता क्या है कि जो अगला केस कराऊंगा ना, मैं उसमें सिर्फ ये एक्चुअल हटा दूंगा और सारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला केस। अब अगला केस क्या है? अगला केस है गाड़ी जो है ना वो एम्प्लॉय की नहीं है। अब गाड़ी जो है वो है एम्प्लॉयर की, मतलब गाड़ी भी मालिक की और पेट्रोल भी मालिक का। अच्छा बच्चों, गाड़ी भी मालिक की, पेट्रोल भी मालिक का, और ऐश करेगा एम्प्लॉय, और ऑफिस के लिए यूज करेगा तो नो प्रॉब्लम। खुद के लिए यूज किया तो, प्राइवेट के लिए किया तो इन दैट केस वही एक्चुअल अमाउंट माइनस रिकवर्ड। लेकिन मिक्स यूज किया तो बिल्कुल सेम पॉइंट जो मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं। अगर आपने, मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं, बाकी सब कुछ सेम लिखूंगा, देखो मैं उसमें जो आपने पहले माइनस किया था ना, बस वो वैल्यू बन जाती है। अगर गाड़ी भी मालिक की और पेट्रोल भी मालिक का है तो उस केस में अगर ऑफिस और दोनों प्राइवेट के लिए यूज करता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1800 रुपये पर मंथ या 2400 रुपये पर मंथ। मतलब जो वैल्यू आपने माइनस की थी ना वो यहाँ पे उसकी वैल्यू बन जाएगी। ये मतलब हो गया लेस देन 1.6 लीटर इंजन और ये मोर देन 1.6 लीटर इंजन। और गाड़ी का अगर ड्राइवर साथ है तो 900 पर मंथ ड्राइवर का भी दो जी। ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोल डलवाया एम्प्लॉय ने, जी मैंने पेट्रोल डलवाया था जी, ये लो जी, तो गाड़ी मालिक की और पेट्रोल नौकर का, एम्प्लॉय का, खर्चे सारे एम्प्लॉय करेगा, तो उस केस में ये वैल्यूज कम हो जाएंगी। तो खर्चे कहाँ पे कम कर दिए जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 600 रुपये पर मंथ या 900 रुपये पर मंथ। छोटी गाड़ी है तो 600 रुपये पर मंथ, बड़ी गाड़ी है तो 900 रुपये पर मंथ। प्लस अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइवर के 900 रुपये ही होते हैं, वो 900 रुपये की वैल्यू पर मंथ के हिसाब से उसको
वैल्यू बन जाएगी। तो जो भी पर मंथ निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, या जितने महीने उसने परक्यूजिट किया वो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये पार्ट परक्यूजिट का यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा छोटे मोटे परक्यूजिट्स हैं वो आप बुक से पढ़ना, जो लिंक आपको मैंने बुक का दे रखा है। अब मैं आपको शुरू से एक कंप्यूटेशन का पार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप दोबारा से रिकॉल करके चलेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब इकट्ठा पढ़ेंगे और तो कंप्यूटेशन की बात आएगी तो दैट विल बिकम ईजी फॉर यू टू डील विद। अब आपको क्या होता है, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, अब आप कर सकते हैं इसको। जब आपके पास केस स्टडी आती है ना, जो आप इस बुक में से क्वेश्चंस देखेंगे तो केस स्टडी टाइप आते हैं कि एक एम्प्लॉय है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो इतने सारी उसको सैलरी मिलती है, बेसिक, डीए, कमीशन, वेज, ये सब कुछ मिलता है, प्लस उसको अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूजिट मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी और माइनस डिडक्शन कैसे करेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली चार्ट करना है, ऊपर हेडिंग लिखनी है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ सैलरी इनकम। तो जो जो उसके फुल्ली टैक्सेबल चीजें हैं ना, जैसे बेसिक पूरा ले लो, डीए पूरा ले लो, कमीशन पूरा ले लो, वेजेस पूरा ले लो, जो चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में चार्ट है ना मीनिंग ऑफ सैलरी, वो सब एज इट इज पूरा आ जाएगा। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, तो सर ग्रेचुटी, इसको यू नो हाउ टू कंप्यूट। ग्रेचुटी का अमाउंट आपने देखा था, ग्रेचुटी एक्ट में आता है या नहीं आता, उस तरह आप कैलकुलेशन करोगे। एग्जाम्प्ट करने के बाद जो मिला माइनस एग्जाम्प्ट, ये लो सर। लीव सैलरी, फिर जो मिली माइनस एग्जाम्प्ट, यहाँ लो। आपने कहा जी प्रोविडेंट फंड, जो मिला माइनस जो भी है आपने कर लिया। पेंशन जो मिली माइनस एग्जाम्प्ट, यहाँ पे आ गया, टोटल परक्यूजिट्स आ गए, रिटायरमेंट बेनिफिट आ गए। फिर अलाउंसेस, जो मैंने आपको सैलरी पार्ट 2 में बताया, अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस, पार्शियल अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, माइन अलाउंस, आपको याद है सारे हमने किए थे। वो सारे अलाउंसेस जितना मिला, जितने मिले माइनस एग्जाम्प्ट, ये भी हम पूरे लिख दो अलाउंसेस। फिर परक्यूजिट्स, परक्यूजिट में एग्जेम्पशन नहीं होती, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परक्यूजिट में एग्जेम्पशन नहीं होती, उसकी वैल्यू जो आप निकालते हैं, वैल्यू जो निकाली है, जो आपने वैल्यू निकाली वो यहां लिख दो, इन सब को ऐड कर दो, ये आ गई आपकी ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस करोगे अंडर सेक्शन 16 जो भी आपके डिडक्शंस है वो आप माइनस कर देना, ये नेट सैलरी आ जाएगी। मैं ये आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप कंप्यूटेशन करते हैं ना सैलरी की या किसी भी चीज़ की, तो उस समय हमें डर लगता है अलाउंस गलत ना हो जाए, परक्यूजिट गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना कि हर सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में भी स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो आपका क्या होगा, कुछ अलाउंस गलत हो जाएंगे लेकिन बाकी सही होंगे। ग्रेचुटी, लीव सैलरी, ये सब तो आप परफेक्टली निकाल लोगे, अलाउंसेस मैक्सिमम सही से निकाल लोगे। परक्यूजिट की वैल्यू, हो सकता है कुछ चीज़ों की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, तो घबराने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आता है या 15 नंबर का आता है या 10 नंबर का आता है तो 60% तो आपका सही होगा ना, तो 60% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने इस डर से सोचा कि मैं अटेम्प्ट ही ना करूँ, छोड़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। तो प्लीज़ अगर केस स्टडी आती है तो इन सब की वैल्यू आपने पहले पेज पे लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, और अगले पेज पे लिखो वर्किंग नोट। तो इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग, इन सब की वर्किंग दिखा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड आई एश्योर यू दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को 60 to 70% आराम से क्लियर कर जाओगे। तो विद दैट होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन आंसर सारे करना मुश्किल होता है, फिर से बोल रहा हूँ, इस बुक को आप गाइड बना लो अपनी। इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं,
एक्सपर्ट्स ने बुक बना रखी है, हम टीचर्स हम रेफ़र वही बुक करते हैं जो अच्छी लगती है हमको। फिर बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से रेफ़र करो, सैम्पल पेपर करो और जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ठीक है, बोलते हैं ना कि यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल सी द रेस्ट। तो वही हाल यहाँ पे है, आप अपनी मेहनत पूरी करके जाओ, बाकी एग्जामिनेशन पेपर जैसा आएगा डोंट लूज़ योर पेशेंस, आराम से उस पेपर को पढ़ना, क्या चाहता है पेपर उसको पढ़ के उसके अंदर एक एक पॉइंट को लिख के सॉल्व करना। With that, I take a leave from you for today. I wish you all the best for your exams.